हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम समझने जा रहे हैं किसी भी अंतर समीकरण, रैखिक अंतर समीकरण का विशेष हल कैसे ज्ञात किया जाता है। पिछले कक्षा में हमने देखा था, पिछले वीडियो में हमने किसी भी अंतर समीकरण का समघात हल कैसे निकाला जाता है वो सीखा था। तो उस वीडियो को आप जरूर जरूर जाकर देखें, क्योंकि उस वीडियो में बहुत ही बेसिक नॉलेज के साथ साथ बहुत डिटेल में जानकारी दी गई है। अभिलाक्षणिक समीकरण कैसे ज्ञात किए जाते हैं इसके बारे में बताया गया है, क्योंकि उस पूरे टॉपिक का, उस पूरे जानकारी का आज यहाँ भरपूर इस्तेमाल होने वाला है। तो उस वीडियो को आप पहले ज़रूर देखें। अगर वो वीडियो आप देख चुके हैं तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जरूर जरूर जाकर देखें। पुनरावृत्ति संबंध एवं पुनरावर्तन एल्गोरिथम विधियां, ये आपका यूनिट 4 का टॉपिक है। बीएससी फाइनल ईयर विविक्त गणित का टॉपिक है, जो हम लोग का थर्ड पेपर है उसका ये टॉपिक है। आज हम देखने जा रहे हैं किसी भी अंतर समीकरण का विशेष हल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो हमने आपको बताया था कि कोई भी आपको अगर अंतर समीकरण दिया हो, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक अंतर समीकरण लिखा हुआ है। अंतर समीकरण क्या होता है, पुनरावृत्ति संबंध क्या होता है, कैसे, ये सब चीज पिछले वीडियो में बताया गया है, इसलिए आप अच्छे से देखेंगे तो आपके मन में भी प्रश्न उठेगा, ये अंतर समीकरण क्या है, संख्यात्मक फलन क्या होता है, रैखिक संख्यात्मक फलन क्या है, अभिलाक्षणिक समीकरण क्या है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार उस वीडियो को देखिए एक बार अच्छे से, ठीक है। अब देखेंगे आप सब ध्यान से यहाँ पर कि ये जो आपको यहाँ पे जो समीकरण दिख रहा है, ये केवी कोटि का अंतर समीकरण है। यहाँ पे r माइनस के तक गया है ना, इसलिए केवी कोटि का अंतर समीकरण है। और ये जो आपको C0, C1, C2 ये सब जो दिख रहे हैं CK तक, ये सब उसके गुणांक है, जो कि अचर पदों के रूप में, यानी कि अचर संख्या, कॉन्स्टेंट 1 2 3 4 5 -1 2 3 4 5 ये सब होंगे। तो ये जो सामने जो C0, C1, C2 ये सब संख्याएं हैं। और ये बराबर किस पर देखो कौन है, एफ आर है। मैंने आपको बहुत अच्छे से कई बार अच्छे से समझाया था कि अगर अंतर समीकरण में दाईं ओर की राशि यानी राइट हैंड साइड में अगर शून्य है तो समझ लीजिए वहां पर विशेष हल ज्ञात नहीं किया जाएगा या ज्ञात नहीं हो सकता, समझ सकते हैं आप। तो वहां पर केवल क्या होगा, समघात हल ही उस अंतर समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी हम केवल वहां पे क्या ज्ञात करेंगे, समघात हल ज्ञात करते हैं अगर बराबर किस पर क्या हो, शून्य हो। एक फिर से मैं आपको एक अच्छी वाली बात बता देता हूँ। पहले तो आपको जो अंतर समीकरण दिया रहेगा उसमें आपको एक काम करना है कि जितनी भी ए वाली चीज रहेगी, ए वाली चीज मतलब जैसे ए आर हो गया, ए आर माइनस 1 हो गया, ए आर माइनस 2 हो गया, ये समस्त चीजें आप लेफ्ट साइड कर लो। जैसे कुछ चीजें राइट साइड है, मान लो राइट साइड होती है ए आर माइनस 3, जो भी होता, ए आर माइनस 3, ए आर माइनस 4, अगर ऐसी चीजें होती तो आप बोलते सर राइट साइड में तो जीरो नहीं है। आपने कहा राइट साइड में जीरो नहीं होने पर विशेष हल ज्ञात किया जाता है, और राइट साइड में जीरो होने पर केवल समघात हल होता है। तो ये सब आप सही समझ रहे हो, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है, जितनी भी ए वाली चीजें हैं सबको लेफ्ट साइड आपको ट्रांसफर करना है। हाँ, तो राइट साइड क्या बचा के रखना है सर, अगर कोई आर वाली चीज है, जैसे आर में कोई बहुपद है, किसी संख्यक घात में आर है, दो मान लो 7 की घात में आर, या आपके पास है आर स्क्वायर प्लस 2 आर प्लस 3, ऐसे कुछ भी चीज है ना, उसको राइट साइड में बचा के रखना है, और वही हमारा एफ आर होगा। वही हमारा क्या होगा, एफ आर होगा। आर के रूप में कोई फलन होना तो वो राइट साइड बचा के रखना है। बाकी अगर कोई ए आर प्लस 1, ए आर प्लस 2, ए आर प्लस 3, ए आर माइनस 1, ए आर माइनस 2, ए आर माइनस 3, अगर ऐसी कोई चीज आपको राइट साइड दिख रही है तो उसको आप लेफ्ट साइड पलटा देना, ठीक है। तो अभी तो हमने जितने एग्जाम्पल यहाँ लिख रखे हैं उसमें तो मेरे को कोई भी चीज ए वाली चीज राइट साइड नहीं दिख रही है, ठीक है ना, वो सब के सब कहाँ है, लेफ्ट साइड में ही है। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको सीधे पहले तो समझा दिया कि सारी ए वाली चीज लेफ्ट साइड होनी चाहिए। अच्छा, तो अभी जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिख रखे हैं सब में बराबर के उस पार जीरो नहीं है, बल्कि कुछ कुछ आर के फलन हैं। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर विशेष हल ज्ञात किया जाएगा, ठीक है। अगर बराबर के उस पर शून्य रहता तो विशेष हल ज्ञात नहीं हो पाता, केवल समघात हल ज्ञात हो पाता। तो
अभी हम इसका विशेष हल निकालना सीखेंगे। विशेष हल, पूर्ण हल अलग होता है। पूर्ण हल निकालने के लिए हमको समघात हल और विशेष हल दोनों को जोड़ना होता है। तो दोनों को जोड़ने से पूर्ण हल मिलता है। तो वो पूर्ण हल हम ज्ञात करना, वो तो समघात हल निकालना आप सीख चुके हो पिछले वीडियो में। आज विशेष हल निकालना सीखोगे, दोनों जोड़ देने से पूर्ण हल मिल जाता है। तो हम आज विशेष हल निकालना सीखते हैं। अब इसके लिए नियम धर्म क्या है सर, ये हमने इस टेबल में आपको बतलाया है। इस टेबल को आपको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना है। एक बार मेरे समझ में आए तो 10 बार समझना है। वीडियो को बार बार देख के समझना है। आप अच्छे से समझेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको ये अच्छे से बनने लगेगा। कठिन नहीं है, बहुत सरल है। समझना कैसे आप वो सोचो, वो सुनो, ठीक है। समझना कैसे आप वो सुनो। एफ आर में पद और ये परीक्षण हल, ठीक है, परीक्षण हल, ट्रायल सॉल्यूशन। अब एफ आर में पद बोलने का मतलब ये है कि ये जो राइट साइड के जो दिख रहे हैं आपको, ये है, ये देख, जैसे इस सवाल में कौन है एफ आर, तो एफ आर कौन है, 3r स्क्वायर एफ आर है हमारा। इस सवाल में हमारा एफ आर कौन है, 3r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1, ये हमारा एफ आर है। इस सवाल में हमारा एफ आर कौन है, 1 है। इस सवाल में कौन है, ये है। वो सब एफ आर है। जो एफ आर मतलब आर का फलन। तो ये जो टेबल बना है वो ये बतला रहे हैं कि अगर आपको जो आर के फलन के रूप में, यानी राइट साइड के रूप में, यानी एफ आर के रूप में अगर आपको ये दिखेगा तो उसके लिए ट्रायल सोल्यूशन आपको ये लिखना है। एफ आर में पद आपको अगर ये दिखेगा तो ट्रायल सोल्यूशन ये लिखना है, ठीक है ना। तो वैसे ही बाकी भी है। अब हम इनको बारीकी से एक एक को अच्छे से समझते हैं। पहला देखो क्या लिखा है। अगर आपका एफ आर में पद बीटा आर के रूप में है, बीटा आर मतलब कोई संख्या के घात में आर, जैसे मान लो ऐसे कोई संख्यात्मक फलन लिखा है, ऐसे कुछ भी ऐसे लिखा है, मान लो ऐसे संख्यात्मक फलन लिखा है, इसका लेफ्ट साइड हो गया। लेकिन अभी हमको एफ आर में ध्यान देना है, राइट साइड में ध्यान देना है अभी। और मान लो वो लिखा है एक बात के बाद 7 की घात आर, ठीक है। कंपेयर कर लो इससे। एफ आर का जो टर्म्स अगर आपको इस रूप में दिख रहा है, देखो तो दिख रहा है कि इस रूप में, हाँ दिख रहा है, बीटा की जगह 7 दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में परीक्षण हल, यानी आपके द्वारा जो विशेष हल ज्ञात करने के लिए जो परीक्षण हल हमको लिखना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा इस रूप का। अभी आप सिर्फ ना ये समझने की कोशिश करो कि ऐसा है तो ऐसा लिखना है, ऐसा है तो ऐसा लिखना है। जब मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा ना, तब आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी आप सिर्फ समझने की कोशिश करो, याद रखो कि हाँ ऐसा रहेगा तो मेरे को ऐसा लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग में बैठाओ बस। तो बीटा आर रहेगा तो मुझे क्या लिखना है, पी बीटा आर। अर्थात इसका अगर मैं परीक्षण हल लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा पी गुणित बीटा आर, मतलब 7 की घात में आर। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। बीटा आर रहेगा तो पी बीटा आर लिखना है, कितना सरल है। लेकिन बाजू वाली बात को भी लिखना मत भूल, मतलब बाजू वाली बात को भी देखना मत भूलना। क्या लिखा है, ये सॉल्यूशन इसका होगा, लेकिन ये कब होगा, यदि बीटा अंतर समीकरण का एक अभिलाक्षणिक मूल नहीं है। ये कौन सी बात हो गई सर, बीटा की जगह कौन दिख रहा है सर, 7। और उस 7 के बारे में क्या कहा जा रहा है कि यदि बीटा अंतर समीकरण का एक अभिलाक्षणिक मूल नहीं है। बोलने का मतलब यह है कि याद करो, समघात हल निकालने के लिए हमको क्या ज्ञात करना पड़ता है, अभिलाक्षणिक समीकरण। अभिलाक्षणिक समीकरण को हल करना पड़ता है। इसका अभिलाक्षणिक समीकरण जब आप बनाओगे तो क्या होगा, अभिलाक्षणिक समीकरण बनाना मैं सिखा चुका हूँ, आप जरूर वीडियो को देखें। इसका अभिलाक्षणिक समीकरण जब आप बनाओगे तो क्या होगा, देखो r-2 तक गया, मतलब ये अल्फा स्क्वायर से चालू होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 6, ठीक है, बराबर 0। सॉल्व करोगे तो इसके आंसर के रूप में आपके पास आएगा -b, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे पूरा बनाओगे इसको, 5 पंचम 25, 4ac अपॉन क्या होगा 2a, तो -b प्लस -1/2। तो एक बार माइनस एक बार प्लस लोगे तो -3 और -2 दो मूल आए, ठीक है। तो अभिलाक्षणिक समीकरण को जब हम हल किए तो मूलों के रूप में -3 और -2 मिला। जो यहाँ पर बीटा के जगह में दिख रहा है, इस अभिलाक्षणिक समीकरण में जो बीटा के जगह में जो दिख रहा है 7, क्या वो आपको अभिलाक्षणिक मूलों में नजर आ रहा है, क्या 7 नजर आ रहा है क्या? अभिलाक्षणिक समीकरण को हल करने पर 7 नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका हल यही होगा। बोले है ना, बीटा आर के रूप में अगर एफ आर के पद हो तो परीक्षण हल क्या होगा, P इंटू बीटा आर होगा, जो कि हमने लिख दिया है। साथ ही साथ एक बात और चेक करनी थी, वो हमने चेक कर ली है। कौन सी बात चेक करनी थी कि
बीटा अंतर समीकरण का एक अभिलाक्षणिक मूल नहीं हो, तब ये आपको हल लिखना है, तब ऐसा वाला हल लिखना है। तो हम लोग चेक कर लिए भैया बीटा की जगह 7 दिया है और ये जो 7 है अभिलाक्षणिक समीकरण का एक मूल है कि नहीं है भैया, नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है। 7 अभिलाक्षणिक समीकरण का एक मूल नहीं है, तो हमारा यही वाला हल होगा, ऐसा नियम कहता है। ठीक है, पक्का। अब आप मन में आपके प्रश्न उठ रहा होगा, सर मान लो अगर 7 यहाँ दिख जाता तो क्या होता, 7 अगर अभिलाक्षणिक मूलों में दिखाई दे देता तो क्या होता। नहीं घबराने का, अगर 7 आपको अभिलाक्षणिक मूलों में दिखाई दे देता तो जितने बार दिखता उतना यहाँ पे r की घात में आप, और जैसे मान लो अभिलाक्षणिक मूलों में 7 2 बार आ जाता और यहाँ पे बीटा की घात r, तो बीटा की जगह भी मान लो 7 है और मान लो अभिलाक्षणिक मूलों में भी आपको 7 नजर आता, जो यहाँ बीटा के रूप में है अगर वो अभिलाक्षणिक मूल में नजर आ जाता तो जितने बार नजर आता उतने आपको यहाँ r लिखना है। 2 बार नजर आता तो r का स्क्वायर लिखते, 3 बार नजर आता तो r की घात 3 लिखते, 1 बार नजर आ रहा है तो सिर्फ r लिखते, मगर अभी नजर ही नहीं आ रहा है तो क्यों लिखते, मतलब नहीं लिखना है उसको। तो आपको समझ में है कि बीटा के बारे में जो बात लिखी जा रही है कि वो अभिलाक्षणिक समीकरण का एक मूल हो या न हो, तो इसी कारण लिखा जा रहा है कि अगर मूल हो तो जितने बार वो रिपीट हो उतना r का घात लगा दो, और अगर बीटा जो है अभिलाक्षणिक समीकरण का एक मूल नहीं हो तो कुछ मत करो, यहाँ पे इतना ही लिखो, बस ये लिखो p इंटू बीटा की घात में, p इंटू बीटा की घात में यही आपका ट्रायल सॉल्यूशन होगा। अब ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन होगा मतलब आंसर आ गया, इसको लेके फिर आगे बढ़ते भी अपन, पी का मान निकालते हैं अपन, वो कैसे निकालते हैं मैं आपको सिखाऊंगा बाद में। फिलहाल तो हम इसको समझने जा रहे हैं कि टेबल के हिसाब से हमको टेबल के हिसाब से हमको विशेष हल का जो विशेष हल ज्ञात करने के लिए जो ट्रायल सॉल्यूशन लिखना होता है वो कैसे लिखे, फिलहाल हम ये सीख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो भी चिंता की बात नहीं है, अभी तो मैं आपको पूरा इतने सारे एग्जाम्पल में मैं आपको ये नियम समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, मजा आ जाएगा, पूरे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, एकदम निश्चिंत होकर समझिए। चलिए अब सुनो मेरी बात सब ध्यान से, क्योंकि हम अब आपको अगला वाला बता रहे हैं। दूसरा क्या लिखा है सर, देखो दूसरे नंबर में लिखा है f1 r की घात में t, f2 r की घात में t माइनस 1, कुल मिला के देखा जाए तो ये एक बहुपद है। ठीक है, बहुपद है। सामने जो लिखी संख्याएं हो, मतलब ये सामने f1 f2 f3 ft ये सब दिख रहे हैं ना, ये सब कुछ नंबर्स मान लो। ठीक है, नंबर्स मान लो, या आप मान लो कि हाँ मतलब ये कुल मिलाकर के क्या दिख रहा है, एक बहुपद दिख रहा है, बहुपद। आर की घात देखो घटती जा रही है, आर की घात कितनी टी है, अधिकतम घात टी है, मतलब टी घात वाला बहुपद है। तो अगर यहाँ टी घात वाला बहुपद रहेगा ना तो समझ लेना हमको ट्रायल सॉल्यूशन में भी टी घात वाला बहुपद लिखना है, सामने गुणांक जो है वो p1 p2 p3 चिपकाते जाना। ठीक है, प्रश्न में गुणांक संख्याओं के रूप में होंगे, जैसे यहाँ पे देखो संख्या है ना भाई, 3 - 2 1 संख्या है ना भाई, लेकिन हमको जब इसका ट्रायल सॉल्यूशन बनाएंगे तो सामने गुणांक p1 p2 p3 चिपकाते जाना है, लगाते जाना है। कितना बड़ा बहुपद रहेगा, कितने घात वाला बहुपद रहेगा, जितने घात वाला इधर बहुपद रहेगा, यानी आपको जो फंक्शन दिया रहेगा ना एफ आर के रूप में, जैसे कितने घात वाला बहुपद है, 2 घात वाला बहुपद है, आर के घात, बहुपद की घात कैसे पहचानते हैं, उसमें जो चर रहता है उसके अधिकतम घात को ये बहुपद की घात बोलते हैं। यहाँ पे अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 2, तो ये 2 घात का बहुपद है। तो अगर ये 2 घात का बहुपद है तो इसके संगत जो आप ट्रायल सॉल्यूशन बनाओगे वो भी 2 घात का ही ट्रायल सॉल्यूशन बनाना। यानी कि कोई मुझसे पूछे कि इसके संगत आप ट्रायल सॉल्यूशन क्या लिखना चाहोगे, तो मैं लिखूंगा p1r स्क्वायर p2r प्लस p3। देखो ये 2 घात का बहुपद है, r में ही r के हिसाब, मतलब चर को आपको r ही लेना है, r में ही आपको 2 घात का बहुपद बनाना है, उसके गुणांक p1 p2 p3 लगा दीजिएगा। ठीक है, चिंता की बात नहीं है। और ये देखो r, और साथ में कौन है, बीटा r। यदि बीटा अभिलाक्षणिक, मतलब वही अंतर समीकरण का एक अभिलाक्षणिक मूल नहीं है तो, अच्छा बीटा यहाँ पे भी लगा था ना, देख लो बीटा यहाँ पे भी लगा है। अब आप बोलोगे सर बीटा यहाँ पे लगा है लेकिन आप जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हो वहां पे तो बीटा नहीं है सर, यहाँ पे तो बीटा नहीं है। तो सुनो मेरी बात सब ध्यान से, अगर बीटा के रूप में कुछ नहीं दिखेगा ना, ठीक है ना, बीटा के रूप में कुछ नहीं दिखेगा तो आप मन ही मन ये सोच लेना कि 1 की घात में r तो लगा सकते हैं ना,
वन की घात में कुछ भी लगाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आपको मन में सोचना है। ये वन की घात में आर लगा दिए और वन को बीटा के रूप में देखने लग जाइए, वन को बीटा के रूप में सोचिए, ऐसा आपको सोचना है। अगर बीटा आर का कोई, बीटा आर वाले रूप, बीटा की घात में आर वाले रूप का अगर कोई पद नहीं होगा तो आपको वन की घात में आर सोचना है। जैसे यहाँ पे भी नहीं था, है ना भाई, जैसे यहाँ पे बीटा की घात में आर के रूप का पद है तो ठीक है, नहीं रहेगा तो वन की घात आर में सोच करके बीटा के रूप में वन को देखो और सोच लो कि जब हम उसका ट्रायल सोल्यूशन बनाएंगे तो ट्रायल सोल्यूशन में ये वाला बहुपद तो आएगा ही आएगा, मैंने तो लिख दिया वो वाला बहुपद, साथ में उस बीटा की घात में आर को भी मैं चिपका रहा हूं, ऐसा आप मनी मन सोचो। तो आप बोलोगे सर मनी मन क्यों सोचना है, सच में क्यों नहीं सोचना है, सच में क्यों नहीं लगाना है? तो वो लगाने की जरूरत तब पड़ेगी आपको, वो लगाने की जरूरत तब पड़ेगी जब आप ये देखो कि अब आप सोचो बीटा की घात में आर हम लगाते तो हैं, लेकिन साथ ही साथ एक और शर्त होती है, एक और बात होती है, ठीक है ना, ये भी चेक करना होता है कि यदि बीटा अभिलाक्षणिक मूल है कि नहीं है। तो भैया अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इसका अभिलाक्षणिक समीकरण सॉल्व कीजिए। अभी हमने इसका अभिलाक्षणिक समीकरण सॉल्व किया था, आंसर कितना आया था, -3 -2 आया था कि नहीं आया था, आया था। अगर कहीं अभिलाक्षणिक मूल में 1 आ जाता, कितना आ जाता, 1 आ जाता, और क्योंकि हमने यहां पर बीटा की घात में आर के रूप का कोई हमको पद नहीं दिख रहा था, बीटा की घात में आर के रूप का कोई पद नहीं दिख रहा था, तो हमने बीटा के रूप में 1 माना, 1 की घात आर लिखा। अब बीटा के रूप में हमारे दिलो दिमाग में 1 बस गया है और कहीं अभिलाक्षणिक मूल में भी 1 नजर आ जाता तो मुझे यहाँ पे फिर से एक आर का गुणा करना पड़ता, जो कि नीचे वाले समीकरण से आपको दिख रहा है। देखो नीचे वाला समीकरण मतलब नीचे वाला नियम से आपको दिख रहा है, देखो नीचे वाला नियम देखो ना, तीसरा नियम हूबहू दूसरे नियम के जैसा है। यहाँ पे भी बहुपद था, यहाँ पे भी टी घात वाला बहुपद है, बीटा आ रहा है, यहाँ पे भी बीटा रहा है। आप बोलोगे सेम सेम क्यों है, सेम सेम क्यों ना रहे, क्योंकि फर्क केवल इतना है कि जैसे आपको टी घात का बहुपद देगा तो ट्रायल सोल्यूशन में भी टी घात का बहुपद तो लिखते छे, टी घात का बहुपद तो लिखते छे, बीटा आर दिया रहेगा, बीटा आर चिपकाना छे, बीटा आर फिर से चिपकाना छे। फर्क किस बात का है, फर्क इस बात का है कि अगर बीटा अभिलाक्षणिक समीकरण का मूल नहीं है तो ये इतना ही सॉल्यूशन लिखना है, और बीटा अगर अभिलाक्षणिक समीकरण का एक मूल है तो जितने बार वो रिपीट होगा आर की घात में उतना लिखना है, ठीक है। आर की घात में कितना लिखा है, m-1, तो यदि बीटा m-1 बहुपता का एक मूल होगा, अगर वो 10 बहुपता का मूल होगा तो आर की घात में 10 लिखना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, घबराना नहीं है। अब देखो ये 2 घात वाला बहुपद था तो 2 घात वाला ट्रायल सोल्यूशन मैंने लिख दिया, बीटा की घात में आर के रूप में मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था तो मैं 1 की घात आर मान लिया। अब बीटा के रूप में मेरे को 1 दिख रहा है, बीटा की जगह 1 दिख रहा है। अब जब बीटा की जगह 1 दिख रहा है तो मैं इसका अभिलाक्षणिक समीकरण सॉल्व, अच्छा अभिलाक्षणिक समीकरण तो सॉल्व, अब जब आपको अभिलाक्षणिक समीकरण, आप बोलोगे सर ये सॉल्व कब करेंगे, हमको तो इसकी जरूरत तब पड़ती जब हम समघात हल निकालते हैं। तो जी हाँ, अगर आपको अंतर समीकरण का पूर्ण हल निकालने बोलेगा, कौन सा हल, पूर्ण हल, तब तो आपको समघात हल तो बकायदा निकालना ही पड़ेगा और विशेष हल भी बकायदा निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तब आपको पूर्ण हल मिलेगा। लेकिन अगर आपको बोल रहा है कि विशेष हल ज्ञात करो, समघात हल मत ज्ञात करो, मतलब सिर्फ बोल रहे हैं निम्नलिखित अंतर समीकरण का विशेष हल ज्ञात कीजिए, तो आप समघात हल उस समय मत ज्ञात करना, लेकिन विशेष हल ज्ञात करते समय अभिलाक्षणिक समीकरण को हल करके रफ कार्य में, इसका जो अंतर समीकरण का जो अभिलाक्षणिक समीकरण रहेगा उसको रफ कार्य में हल करके जरूर देखना, क्योंकि उसके मूलों से हमको मतलब होता है कि मूल में कौन कौन, उसके जो रूट्स हैं, उसके जो आंसर्स आ रहे हैं अभिलाक्षणिक समीकरण के, वो कौन कौन आ रहे हैं, उन पर नजर रखनी होती है। क्या उनमें कोई ऐसा तो मूल नहीं आ रहा है जो बीटा हमारे लिए जो बीटा का काम कर रहा है, जो हमारे लिए बीटा है, ठीक है ना। तो जैसे 4 की घात आर, तो बीटा की जगह कौन दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो हमको अभिलाक्षणिक समीकरण के मूलों में चेक करना होता है 4 तो नहीं आ गया वहां पे करके, इसलिए अभिलाक्षणिक समीकरण को आप रफ में हल करके जरूर देखना। रफ में हल करके कब देखना, जब हमको सिर्फ विशेष हल निकालना हो, ठीक है। लेकिन पूर्ण हल निकालना हो तो आपको पूरा काम वहीं पे करना पड़ेगा, समघात हल निकालने के लिए अभिलाक्षणिक समीकरण को तो हल करना ही पड़ता है, और वो काम आपको पूरा फेयर में ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम कहाँ थे,
तो ये 1 की घात आर, और 1 यहाँ मूल के रूप में अगर एक बार दिखेगा तो एक ठोक आर आएगा, 2 बार दिखेगा तो 2 ठोक यानी आर का स्क्वायर आएगा, 3 बार दिखेगा अगर मूल के रूप में तो आर की घात 3 आएगा। कौन? 1। ठीक है, इसलिए इसलिए मैंने कहा आपको कि अगर बीटा की घात आर के रूप में अगर कुछ नजर ना आए तो 1 को मानना। किसको मानना? 1 को मानना, और फिर 1 चेक करना बिलाक्षणिक मूलों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जितने बार आएगा आर की घात उतना आपको लिखना है। फिलहाल नहीं आ रहा है तो नहीं लिखना है। अब नहीं लिखना है तो फिर 1 की घात आर लिखने का, 1 की घात आर तो मतलब 1 ही होता है ना, तो ये ऐसे, इसके लिए हमारा ट्रायल सोल्यूशन इतना ही होगा। वो 1 की घात आर, 1 की घात आर मतलब वो तो 1 हो गया। तो आप बोलोगे सर जब वो हट ही गया तो जब 1 की घात आर को आपने हटा ही दिया तो उसको लिखा क्यों था? तो मैंने उसको सोचने के लिए आपको इसलिए कहा था क्योंकि उसको अगर अपन नहीं सोचे होते और कहीं बिलाक्षणिक मूल में वो 1 आ जाता तो हमारे दिमाग में ये बात आती ही नहीं कि भैया 1 आया बिलाक्षणिक मूल में, वो जितना बार आया उतना आर का गुणा करो, ये बात आती ही नहीं। इसलिए आपको यहाँ सोच लेना है कि बीटा की जगह 1 आर करके है, ऐसा आप सोच लीजिएगा। ठीक है, फिर चेक करने के लिए आपको याद आएगा कि बिलाक्षणिक मूल में चेक कर लो 1 है कि नहीं है करके, ये याद आना चाहिए। याद आने के लिए आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, फिर जितने बार आएगा उतना आर लिख देना। ठीक है, और नहीं आ रहा है तो इसका रोल खत्म, 1 की घात आर मतलब तो 1 होता है, तो उसको कौन बार बार लिखते रहेगा 1 की घात आर करके, छोड़ो हटाओ उसको। और अगर आ भी क्या 1 अभिलाक्षणिक मूलों में तो जितने बार आए उतने बार आर लिखना है, तब भी 1 की घात आर का मतलब तो नहीं है, 1 की घात आर मतलब तो 1 होता है। ठीक है, तो आप आगे बढ़ेंगे केवल इसको और इसको लेके आगे बढ़ेंगे, 1 की घात आर को लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब चौथा नियम देखो, साइन एम आर या कॉस एम आर रहेगा तो आपको लिखना है P1 कॉस एम आर, P2 साइन एम आर। और अगर बीटा की घात में आर रहेगा इसके साथ, बीटा की घात में आर साइन एम आर या बीटा की घात में आर कॉस एम आर, तो आपको ये देखो ये दोनों में से कुछ भी रहेगा ना तब भी ये पूरा लिखना है आपको, P1 कॉस एम आर, P2 साइन एम आर। और इन दोनों में से कोई भी रहेगा ना तब भी आपको पूरा लिखना है, दोनों को जोड़ करके और सामने बीटा की घात में आर आपको लगा देना है। ठीक है, चलो मुझे बताओ इसके लिए आप क्या लिखोगे। अब अगर मुझे इसके लिए विशेष हल ज्ञात करने का, अगर मेरे को परीक्षण हल यानी ट्रायल सॉल्यूशन लिखना हुआ, इसके लिए क्या लिखोगे? आप गौर से देखो वो कितने घात का बहुपद है, तो आप बोलोगे सर वो 2 घात का बहुपद है। ये 2 घात का बहुपद है, भले इसमें 1 घात वाला पद न हो, आप 0 0 लगा सकते हो ना, 3 आर स्क्वायर दिया है, आप 0 आर प्लस 0 इसको 2 घात के बहुपद के रूप में है। ये भी ये आप इतना न भी लिखा हो ना तब भी 2 घात का बहुपद है, बस वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। प्रॉपर फॉर्म में कब कहलाता है? यदि 2 घात है तो उसके कम घात वाले पद भी होने चाहिए, तब वो प्रॉपर फॉर्म में। अगर नहीं है तो ये भले प्रॉपर फॉर्म में ना हो लेकिन बहुपद तो है 2 घात का, तो 2 घात का बहुपद है तो इसका कायदे से जो ट्रायल सोल्यूशन बनेगा P1 आर स्क्वायर प्लस P2 आर प्लस P3 करके पूरा बनेगा। 2 घात का बहुपद है, लिखा है ना भाई, जितने घात का बहुपद उधर रहेगा उतने घात का बहुपद के रूप में आपका ट्रायल सोल्यूशन तैयार होगा। तो ट्रायल सोल्यूशन हमारा तैयार हो गया। ठीक है, इसका ये इसके करस्पॉन्डिंग ट्रायल सोल्यूशन हुआ। अभी आपको मनी मन ये सोचना है कि मान लो बीटा की घात आर के रूप में कुछ नहीं दिया तो 1 की घात आर के रूप में सोचो, मनोभिलाक्षणिक समीकरण का एक मूल है क्या, सॉल्व करके देखिए, नहीं है, नहीं छोड़ो हटाओ उसको, आगे मत बढ़ाओ, खत्म करो, ये आपका ट्रायल सोल्यूशन आ गया। इसके लिए ट्रायल सोल्यूशन क्या होगा? ये भी 2 घात का ही बहुपद है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? सर 2 घात का बहुपद ये भी है, इसके लिए भी ट्रायल सोल्यूशन यही होगा। फिर से देख लो, 2 घात का बहुपद है, दो घात का बहुपद है तो ट्रायल सोल्यूशन यही होगा। ठीक है, अब सुनो तीसरे वाले को देखो। तीसरे वाले में क्या है सर, ध्यान से देखिएगा आप, राइट साइड में सिर्फ 1 लिखा है। अब 1 को क्या करें सर, 1 ही बस तो है। 1 मतलब कितने घात का बहुपद? 0 घात का बहुपद। ठीक है ना, तो अगर कोई भी कॉन्स्टेंट 1 लिखा हो या 100 लिखा हो, 5 लिखा हो, 7 लिखा हो, 2 3 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, अगर संख्या लिखी है तो संख्या मतलब अचर बहुपद यानी 0 घात का बहुपद। ऐसी स्थिति में आपको ट्रायल सॉल्यूशन लेना है सिर्फ कांस्टेंट। जब वहां आर नहीं है तो यहाँ क्यों आर लेना भैया, वहां आर रहेगा तो यहाँ आर लेंगे, नहीं है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट लेंगे। तो यहाँ के कांस्टेंट क्या लेंगे? पी लेंगे, चाहे वहां कुछ भी हो, 70 भी रहता, 7 करोड़ भी रहता, अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या लेना है? पी। ये आपका ट्रायल सोल्यूशन है। ठीक है, जैसे ट्रायल सोल्यूशन के लिए जो टेबल बने ना वो आपका लेना है ट्रायल सोल्यूशन। अब बीटा आर के रूप में कुछ नहीं है तो मनी मन सोच के देखना है बीटा कोई मूल है क्या, है तो जितने बार है उतने बार आर लिख देना, नहीं है तो छोड़ो हटाओ,
आगे बढ़ो। तीसरे वाले का क्या होगा? तीसरे वाले में देखो ध्यान से समझिएगा, तीसरे वाले में दोनों चीजें भैया। 42 क्या है? अपना कांस्टेंट है, अचर बहुपद है, तो उसके कारण पी लिखना है। बीटा की घात में आर है तो वो बकायदा लिखाएगा ही लिखाएगा, ठीक है ना। बीटा की घात में आर कब नहीं लिखा था? जब वो कुछ नहीं होता, तो वन की घात आर हम लोग सोचते हैं, वन की घात आर को कौन लिखे करके नहीं लिखते। लेकिन बीटा की घात में आर अगर यहाँ नीचे में वन के अलावा कुछ और है तो वो पूरा लिखाएगा और वो चेक तो होबेच करेगा। अभिलाक्षणिक मूलों में अब हमको चेक करना पड़ेगा कि ये 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभिलाक्षणिक मूल मतलब इसका जो अभिलाक्षणिक समीकरण तैयार होगा उसके मूलों में चेक करना 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि बीटा की जगह 4 नजर आ रहा है तो अभिलाक्षणिक मूलों में 4 को चेक करना पड़ेगा कितने बार आ रहा है। 2 बार आ रहा है तो आर स्क्वायर लिखना है, 3 बार आ रहा है तो आर क्यूब लिखना है, नहीं आ रहा है तो नहीं लिखना है, एक बार आ रहा है तो सिंगल आर लिखना है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको आगे की बात बताता हूं। इसका क्या होगा देखो तो, इसका अगर हम ट्रायल सोल्यूशन निकालने को सोचें तो क्या होगा? ये क्या है? 3r। 3r मतलब क्या है? इसको दो टुकड़ों में देखो ना, 3r देखो, बीटा आर देखो। तो बीटा आर का तो बीटा आर चुपचाप चिपके गए, देखो बीटा आर बेचारा बीटा आर के रूप में चिपकता है, जैसा है वैसे ही रहता है, ठीक है। और बहुपद क्या है? 3r मतलब एक घात के, आर की घात कितना है? एक घात का बहुपद है, तो इसका ट्रायल सोल्यूशन क्या होगा? एक घात वाला होगा, p1r प्लस p2, ऐसे एक घात वाला होगा। ये एक घात वाला है तो एक घात वाला होगा, 2r बीटा आर के रूप में जो है वो है, ऐसा आपको लिखना है, ठीक है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये कंप्लीट नहीं हुआ है अभी आपका? आप बोलोगे हाँ मजा आ गया, सरल है, नहीं, बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ, बीटा आर कौन है? 2 की घात आर। तो भैया आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, ये जिम्मेदारी बढ़ गई है, ये जिम्मेदारी तो आपकी है ही कि बीटा की जगह में जो नजर आ रहा है आपको बकायदा चेक करना है अभिलाक्षणिक मूल में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चीज। तो इसका अभिलाक्षणिक मूल जो भी बनेगा, अगर वहां पे 2 आ रहा है उन मूलों में, तो जितने बार आ रहे हैं उतना आपको आर यहाँ पे लिखना है। 2 बार आ रहे हो तो आर स्क्वायर, एक बार आ रहे हो तो आर लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखो अगला वाला सवाल देखो, इसका ट्रायल सोल्यूशन क्या होगा? r+1 और 3 की घात में r लिखा है, तो r+1 कितने घात का बहुपद है? एक घात का बहुपद है, तो इसके लिए p1r प्लस p2, और बीटा घात में r, 3 की घात में r। अब यहाँ ये देखो, अच्छा अब अभिलाक्षणिक समीकरण, सर बीटा की जगह में 3 नजर आ रहा है, सर बीटा घात r मतलब 3 की घात r, तो बीटा की जगह में 3 नजर आ रहा है और वो अभिलाक्षणिक समीकरण का मूल है कि नहीं हमको चेक करना पड़ता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना समीकरणों का आपको अच्छे से अनुभव होगा ना, तो आप समीकरण देखते साथ बता सकते हो कि वहां पे वो बीटा की जगह में जो चीज नजर आ रही है वो अभिलाक्षणिक समीकरण के मूल के रूप में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये आप बहुत जल्दी से चेक करके बता सकते हो। मैं आपको देखो अभी बीटा की जगह कौन नजर आ रहा है? 3। मैं आपको बता सकता हूँ कि बीटा यहाँ पे एक मूल जो 3 है वो मिलेगा। कैसे मिलेगा? इसका अभिलाक्षणिक समीकरण बनाओगे, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 9, आपको बताऊं मैं ये अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर है, नहीं तो देख लो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर करोगे ना तो अल्फा कितना बार आया? मतलब अल्फा इक्वल टू 3 2 बार आया, और वही बीटा की जगह में नजर आ रहे हैं। देखो बीटा के जो चीज बीटा में नजर आ रही है बीटा की जगह में अभिलाक्षणिक मूल्य में वही चीज रिपीट हो रही है, वो भी 2 बार रिपीट हो रही है, तो साथ में इसके आर स्क्वायर का और गुणा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। देखिए अब इसमें देखो ए आर माइनस टू ए आर माइनस वन प्लस ए आर माइनस टू इज इक्वल टू 5। यहाँ पे अब आप देखो कि 5 बस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसका ट्रायल सोल्यूशन सिर्फ पी के रूप में होगा, बीटा आर कुछ नहीं है यहाँ पे, तो इसको 1 की घात आर के रूप में सोचना है, 1 की घात आर। और आप देख लो यहाँ पर अगर मैं इसका अभिलाक्षणिक समीकरण बनाऊं, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 बनेगा, जो कि अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर है, या नहीं है? इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा इक्वल 1 2 बार आएगा भैया, 2 बार, तो 2 बार आएगा। मतलब बीटा की जगह देखो, अगर हम ये नहीं सोचते कुछ नहीं है, मतलब 1 की घात आर में हमने सोचा बीटा की जगह में 1 दिखा और 1 अभिलाक्षणिक मूल में 2 बार आ रहा है, मतलब आर स्क्वायर का गुणा होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको बनाना है।
अब मैं कोई एक सवाल आपको समझाता हूँ कि हमको ट्रायल सोल्यूशन तो चलो निकालना सीख गए, अब उस ट्रायल सोल्यूशन को लेकर आगे कैसे बढ़ना है, आगे क्या कार्य करना है, और हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी विशेष हल कैसे ज्ञात करना है, अब वो सीखते हैं एक उदाहरण को लेते हुए। चलो मैं पहला उदाहरण लेता हूँ, फिर बाकी के उदाहरण आपको बनाने हैं। आप इजीली बना लेंगे अगर आप ये सब चीज़ अच्छे से समझे होंगे तो पक्का बना लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, अब देखो, तो 3r² है, ठीक है, 3r² है, तो इसका जो विशेष हल होगा, विशेष हल को बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ऊपर में p लिख देना, सिंबॉलिक एक प्रतीक है, ठीक है, पावर नहीं समझना, ओके, p लिखा है मतलब वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। किस रूप का होगा इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताइए, तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, ये दो घात का बहुपद है तो होगा p1r², p2r, p3, ठीक है, p1r² प्लस p2r प्लस p3, और साथ ही साथ यहाँ पे बीटा के घात r के रूप में कोई चीज नहीं है, तो हमको 1 सोचना है, और 1 इस अभिलाक्षणिक समीकरण का एक मूल है कि नहीं है वो चेक करना है। अगर होगा तो आपको ऐसे कोष्ठक लगा करके जितने बार 1 यहाँ पे अभिलाक्षणिक मूलों में रिपीट होगा उतना r आपको लिखना है। हमने चेक किया था, इसका 1 नहीं आ रहा था, इसके मूल तो -3 -2 आ रहे थे, 1 नहीं आ रहा था, तो चीज से उस चीज से आप बच गए, छोड़ो हटाओ। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसको समीकरण 1 देता हूं। अब कैसे आगे बढ़ेंगे वो देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है ए आर, और ए आर तो यही तो ए आर है ना, तो इस ए आर की जगह आप इस पूरे को लिख सकते हो, चलो लिखो, यही ए आर है, आपके बोले ना ए आर बराबर आपने माना है इसको, ये आर माना है आपने, लिख दो, चलो क्या हो जाएगा, p1r², p2r, p3, ठीक है, तो ए आर के रूप में आपने इसको माना है, उसको आप लिख दिए, प्लस 5, ठीक है, ए आर -1, अब देखो यहाँ आर है तो आर है तो आर है, या देखो यहाँ आर है ना तो यहाँ भी आर है, अब यहाँ पे क्या लिखा है r-1, ये देखो यही ए आर है और ये क्या है ए आर -1 है, तो आप सोचो अगर ए आर बराबर आपने इतना लिया है, इतना माना है, तो ए आर -1 की जगह क्या लिखना चाहिए, तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ आर होने पर यहाँ आर होता है, तो अगर यहाँ r-1 है तो यहाँ क्या होगा, आप खुद सोचो, तो ये होगा p1 r-1², p2 r-1 प्लस p3, ठीक है, प्लस 6 ए आर -2, ठीक है ना, ए आर -2 क्या होगा, आर है यदि यहाँ तो यहाँ भी आर होता है, अगर यहाँ पे आर -2 है तो वहाँ भी आर -2 होगा ही होगा, तो क्या होगा p1 r-2 का स्क्वायर, p2 r-2, और प्लस क्या होगा p3, और बराबर क्या होगा 3r²। ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखो, अब सॉल्व कैसे करना है सर वो भी बता दीजिए, इतना लंबा समीकरण इसको कौन हल करते रहेगा, इसको दो घात का पहले तोड़ो फिर तोड़ो, बहुत लंबा है, तो देखो बहुत सरल है ये, मैं बता रहा हूं आपको ये बहुत सरल है। आपको करना क्या है सर, आपको ना, अब ये बहुपद के रूप में है, आर में एक बहुपद के रूप में हमको मिलने वाला है, अधिकतम घात 2 मिलेगी, देखो 2 घात अधिकतम है, तो आप एक काम करो, r² कब 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 मिलेगा ये देख लो, फिर r कब कब मिलेगा ये देख लो, फिर कांस्टेंट कब 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 मिल रहा है वो देख लो, और सबको एक साथ इकट्ठा करते चलो, बहुत सरल है, देखो ध्यान से, मेरे को r² यहाँ पे कहाँ मिलेगा, कहाँ है, ये यही है, तो इसको लिख लो p1, r² मत लिखो, वो एक साथ कॉमन निकाल के मैं बाहर r² लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे मेरे को r² कब मिलेगा, यहाँ तो r² नहीं मिलने वाला, छोड़ो भूल जाओ उसको, यहाँ r² मिलेगा, कब मिलेगा, जब आप इसका a - b² वाला फॉर्मूला तोड़ोगे, r² -2r प्लस 1, a² - 2ab प्लस b² है ना, ऐसा तोड़ोगे, a² - 2ab प्लस b² में इसको तोड़ोगे तो r² मेरे को मिलेगा, सामने 5 1 रहेगा, 5 के अंदर सबों में गुणा भी होना है,
तो जब सोचो 5 का गुणा भी हो रहा है तो 5p1 हो जाएगा, और इसको तोड़ोगे सूत्र में तो आर स्क्वायर पहले नंबर पे आएगा। मेरे को आर स्क्वायर से मतलब है, उसको गुणांक से मतलब है, 5p1 हो जाएगा। तो ये 5p1, आर स्क्वायर को मत लिखो, बाद में लिखूंगा एक साथ, ठीक है। यहाँ आर स्क्वायर कब मिलेगा, आर सूत्र में इसको भी तोड़ोगे तो आर स्क्वायर मिल जाएगा, गुणांक हो जाएगा 6p1, हो जाएगा 6p1 ऐसा, ठीक है। ये 1 है ना, 6p1, और आर स्क्वायर ऐसे कॉमन निकल जाएगा ऐसा। क्या कठिन है, बहुत सरल है, घबराने का नहीं है। अब मेरे को किसको देखना है, अब मेरे को देखना है सिंगल आर, यानी आर की घात 1 वाला कौन कौन सा पद है वो देखना है। यहाँ कौन है, ये p2 है बाबा, p2 लिख दो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, मैं पुस्तक लगा देता हूँ। यहाँ पे मेरे को देखना है कि सिंगल आर मुझे कब कब मिलेगा, यानी आर की घात 1 कब कब मिलेगा। याद रखो, याद करो, हम इसको सूत्र में तोड़े थे। इसका सूत्र क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1। तो आर स्क्वायर तो 2 घात वाला हो गया, फिर माइनस 2r, उस माइनस 2r के साथ ये 5 गुणा होगा तो माइनस 10r होगा, है ना भाई। कितना होगा, माइनस 10r, साथ में p1 है। r को मत लिखो, r एक साथ कॉमन निकाल के लिखेंगे तो क्या बचा, -10 और ये p1 बचा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा -10 p1। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा होगा आपको, नहीं तो आप सूत्र में तोड़ लेना रफ कार्य में। आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1, सामने में p1 है, फिर 5p1 का गुणा करोगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10 आर p1, तो आर तो बाद में लिखेंगे, 10p1 यहाँ लिखा हूं मैंने। और देखो यहाँ पे, और आर कब, यहाँ तो यहाँ पे जहाँ पे आर मिल सकता था उसको मैंने लिख दिया, और कभी आर मिल सकता है, यदि यहाँ पे भी आर मिलेगा, p2r, p2r, इसमें 5 का गुणा होगा तो हो जाएगा 5p2, आर बाद में लिखेंगे। अब इधर जाएंगे, फिर देखो हमको आर कब मिल सकता है, तो देखो ध्यान से, a माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे जब आप सूत्र तोड़ोगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर करोगे, तो -2ab करोगे तो कितना आएगा, देखो तो इसका सूत्र, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 4r माइनस 4r, उसके साथ 6p1 का गुणा करना है, तो 6 का गुणा करोगे, p1 भी है -4r भी है, तो 6 चौके 24p1 -24p1, ठीक है, 6 चौक 24p1, और r जो है वो हम बाद में लिखेंगे कॉमन लगा करके, ठीक है, मतलब कॉमन निकाल करके बाद में लिखेंगे r, जैसे आर स्क्वायर मैंने लिखा कॉमन निकाल करके, r में बाद में लिखूंगा कॉमन निकाल करके। बस आपको देखना है कि कहीं गलती तो नहीं हो रही है, कुछ चीज छूट तो नहीं रहा है, वो आपको देखना है। तो 4 चौके 24, p1 मैंने लिख दिया, मुझे आर वाले पद से मतलब था। अब यहाँ पे देखो आर वाला पद कौन है, p2r, साथ में 6 भी है, तो ये हो जाएगा 6p2 हो जाएगा। अब आर का यहाँ कुछ भी नहीं बचा, कुछ बचा क्या आर का, नहीं बचा, तो आप कोष्टक बंद करके आर लगा सकते हैं, ठीक है। कहीं डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। हे भगवान, चलो अब अपन कांस्टेंट पद को ध्यान देते हैं। कांस्टेंट पद कहाँ कहाँ है सर, यहाँ पे है p3, ये p3 लिख दो। यहाँ पे कांस्टेंट हम देख लो कहाँ कहाँ मिलेगा, बहुत बार मिलेगा कांस्टेंट पद। सबसे पहले वाले में आपको मिलेगा, देखो आर स्क्वायर, ये इसको तोड़े थे ना, आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1, ये तो 1 तो कांस्टेंट पद है, 5p1 गुणा हो जाएगा ना, 5p1 एकदम 5p1, 5p1 वहां मिलेगा। फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, p2r, तो ये तो r वाला पद हो गया, फिर -p2, ये -p2 5 गुणा होगा तो -5p2, -5p2, और प्लस p3 भी तो कांस्टेंट है सर। 5 का गुणा करना, जो बाहर है कोष्टक उसका गुणा करना न भूलिएगा, उसका गुणा करना नहीं भूलिएगा, तो 5p3 भी होगा ऐसा। इधर कौन कौन आएगा, इसको तोड़े थे हमने, 4 आया था यहाँ पे, 6 का गुणा होगा, 6 चौक 24p1 है ना भैया, पूरा आपका बाजू में 6p1 है ना, है ना, तो 6 चौक 24p1 होगा ना, 24p1,
इधर -2p2, 6 का गुणा होगा तो -12p2 प्लस p3, 6 का गुणा होगा तो 6p3, ऐसा। और बराबर के इस पर कौन है, 3r²। अरे इसको ऊपर भी लिखा जा सकता है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं ना। चलिए अब देखो, अब आप वो 1 ठोक P1, 5 ठोक P1, 6 ठोक P1, 6 5 11 12 ठोक P1, ठीक है, r² प्लस इसका हिसाब किताब करेंगे, जब 1 1 P1 वाले एक साथ जोड़ दो, P2 P2 वाले एक साथ जोड़ो, -10 P1 -24 P1 तो -34 P1 हो जाएगा। और P2 वाले 1 P2 5 P2 6 P2, 6 5 11 12 P2 तो 12 P2 -34 P1, ये हो जाएगा R। अब कांस्टेंट पद को देखो, यहाँ पे तो सबको हिसाब किताब करना पड़ेगा। P1 वाला पहले जोड़ो, कहाँ है P1, ये है P1 और ये P1, 24 P1 प्लस 5 P1 29 P1, फिर P2 वाला जोड़ो, -5 P2 -12 P2 तो -17 P2, ये इसका काम हो गया। अब P3 वाला जोड़ो, 5 और 1 6 P3 6 6 12 P3। अब देखो, क्योंकि लेफ्ट वाली चीज R में एक बहुपद के रूप में बन गई, देखो r² कुछ कुछ सामने में, फिर R सामने में कुछ कुछ, फिर कांस्टेंट पद, तो हमको इसको भी उस रूप में लिख लेना चाहिए। 3r² है ना, 0r लिख सकते हैं, +0 लिख सकते हैं। अब तुलना करते बनेगा, ठीक है, तुलना कर दो, R के समान घातों वाले पदों के गुणांकों की तुलना, ठीक है, तुलना करने पर यानी उधर से r² वाला का गुणांक, इधर से r² का गुणांक, फिर ऐसे r वाला गुणांक, फिर कांस्टेंट पद, इसका अपन तुलना करेंगे। तो चलिए देखते हैं तुलना करने पर हमको क्या मिल रहा है। तो ये चलो अब इसको मैं मिटाता हूँ। अब देखो, जब तुलना करेंगे तो इधर r² का गुणांक क्या है, 12 P1, उधर r² का गुणांक क्या है, 3, तो P1 का मान निकल जाए 3/12 यानी 1/4, ठीक है। अब देखो आगे, r² के गुणांकों की तुलना के बाद हम r के गुणांकों की तुलना करेंगे। यहाँ कौन है, 12 P2 -34 P1, 12 P2 -34 P1, उधर कौन है, r वाला भैया 0 है भैया, 0। तो यहाँ पे आप P2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, -34 P1 को उधर भेजेंगे और बटे 12 करेंगे। P1 का मान रख दीजिए, बिल्कुल 1/4 रख दीजिए P1 का मान, तो 2 दूनी 4 2 17, तो 17/24 आपको मिल जाएगा P2 का मान। अब P3 का मान निकालने के लिए हमको जाना पड़ेगा तीसरे वाले पास, क्योंकि देखो P1 P2 का मान निकल गया, लेकिन एक चीज हमको और बची है, क्या बची है, 29 P1 -17 P2 प्लस 12 P3 बराबर 0। यहाँ पर हमको P1 P2 दोनों का मान रखना पड़ेगा, तब P3 का मान निकलेगा। तो P3 यानी 12 P3 को यहीं रोक लेता हूँ मैं, इन दोनों को उधर पलटा देता हूँ, 17 P2 उधर जाके माइनस में, तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 17 P2 और ये 29 P1, ठीक है। चलो P2 P1 का मान रखते हैं, कितना होगा देखते हैं। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, घबराने की बात नहीं है। कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछ लेना, हम आपको बिल्कुल बता देंगे। तो चलो 12 P3 17, P2 का मान कितना है, 17/24, 29, P1 का मान कितना है, 1/4। अब सॉल्व करो इसको, 17 17 2 89/24, 29/4, इसका और ये 12 P3, इसका एलसीएम आएगा 24, ये 2 89 रहेगा,
4 छक्के 24 होता है, 6 का ऊपर गुणा होगा, 6 × 18 अर्थात 180, 180 में से 6 गया तो 174। घटाएंगे जब आप इसको, 9 में 4 गया 5, 8 में 7 गए 115/24। अब 12 को नीचे ला लो तो 12 यहीं गुणा हो जाएगा, ठीक है। और 115 बटे, तो 12 12 में होता है 144, 144 दूनी 200, 288 गुणा, मतलब देखो 24 को मैंने क्या किया, 24 को मैंने मनी मन सोचा 2 × 12, और फिर 12 और 12 होते 12 का वर्ग 144, और जो बचा 2 तो 144 × 288, मतलब 144 × 2 करोगे तो 288। तो गुणा करने का सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है, जैसा आपको सहूलियत लगे तो ऐसे करके आप लिख सकते हो। आपका आंसर सही आना चाहिए, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, सब अपने अपने अलग अलग तरीके से गुणा करते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। ये P3 का वैल्यू आ गया, तो भैया P1 भी आ गया, P2 भी आ गया, P3 भी आ गया। अब याद करो वो समीकरण जहां पे आपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन सबसे शुरू वाली लाइन में माना था ना, क्या माना था आपने? पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपने लिखा था, मान लो परीक्षण हल करके लिखा था, या विशेष हल आपने ऐसे लिखा था, माना विशेष हल है, तो विशेष हल आपने क्या लिखा था? AR और ऊपर में से P लिखा था, और यहाँ पे आपने माना था P1R² P2R प्लस P3, तो यहाँ पे मान रख दो P1 P2 P3 का। P1 का मान क्या है? 1/4 R²। P2R, P2 का मान क्या है? 17/24 R, और P3 का मान क्या है? 1/15/288 ARP। ये आपका निकल गया विशेष हल, ठीक है। विशेष हल आपका बन चुका है, आ चुका है। कहीं भी डाउट हो तो आप बिंदास पूछ सकते हो, आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो आप बता सकते हो। ये विशेष हल आ गया आपका। हमने एक एक नियम को अच्छे से समझा, अच्छे से देखा, अप्लाई किया, सॉल्यूशन लाया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, खास बात, अगर आपको प्रश्न में बोलता है कि निम्नलिखित अंतर समीकरण का विशेष हल ज्ञात कीजिए, तो हमारा विशेष हल आ गया। अगर आपको बोलना रहता कि निम्नलिखित अंतर समीकरण को हल कीजिए या पूर्ण हल ज्ञात कीजिए, अगर ऐसा कुछ बोला होता तो आपको समघात हल भी निकाल करके फिर उसको विशेष हल के साथ आप ऐड करते। जैसे मैं आपको चलो वो भी बता देता हूँ, ताकि पूरा इसमें एक इसी वीडियो में पूरी नॉलेज समझ जाए, अलग से वीडियो बनाना ना पड़े। इसी सवाल में हम देखते हैं, ये सवाल हमारा था कुछ इस तरीके का। ऐसा था, तो हमने विशेष हल, एक्चुअली जब पूर्ण हल ज्ञात करने बोलेगा, ठीक है, अगर किसी सवाल में आपको क्या ज्ञात करने बोलते हैं? पूर्ण हल, तो पहले तो आपको समघात हल निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमने समघात हल इसलिए नहीं निकाला क्योंकि हम यहाँ पे केवल क्या ज्ञात करना सीख रहे थे? विशेष हल ज्ञात करना सीख रहे थे, है ना भाई? लेकिन अगर आपको पूर्ण हल ज्ञात करने कहा जाता तो पहले आप समघात हल निकालते। समघात हल निकालने के लिए आपको अभिलाक्षणिक समीकरण की जरूरत पड़ती है। थ्योरी वगैरह आप लोग अच्छे से लिखना, मैं फटाफट बता देता हूँ। अभिलाक्षणिक समीकरण कैसे निकालते हैं? ये आर, ये R-1, ये R-2, R-2 तक गया है तो अल्फा स्क्वायर से चालू करना है, फिर अल्फा आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा, और इसके गुणांक क्या क्या होंगे यहाँ पे इसको देखते हुए 1, 5, 6 ऐसे। R-2 तक गया था इसलिए अल्फा स्क्वायर से चालू कर रहे हैं। गुणांक जैसे सीधे सीधे वैसे चिपका देना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे आप लोग, अल्फा+3 अल्फा+2 आएगा। मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, आप डिटेल में कीजिएगा, ठीक है। मध्य पद को गुणनखंड करके, मतलब मध्य पद को आप ऐसे तोड़ोगे। कैसे तोड़ते हैं मतलब मध्य पद को कैसे तोड़ते हैं मैं आपको चलो डिटेल में बता देता हूँ। गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए। तो 3 अल्फा + 2 अल्फा में तोड़ दो ऐसे करके, और अल्फा अल्फा कॉमन निकलेगा, अल्फा+3, 2 कॉमन निकलेगा, अल्फा+2, अल्फा+3, है ना भाई? 2 कॉमन निकलेगा तो अल्फा+3, अल्फा+3, अल्फा+2, अल्फा का मान -3 -2 आ गया। दो अलग अलग मान आ रहे हैं, तो इसका जो वो समघात हल वो क्या निकलेगा बताइए? समघात हल क्या होगा इसका? अल्फा
आर एच करके लिखना है और इसको आपको क्या मानना है A1 मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 मान लो, इसको अल्फा 1 अल्फा 2 मान लो। तो A1 अल्फा 1 की घात में आर यानी -3 की घात में आर प्लस A2 अल्फा 2 की घात में आर। ठीक है, समघातल निकालने के लिए भी नियम जो है वो लास्ट यानी पिछले वीडियो में बताए गए हैं, आप जरूर देखें जरूर देखें जरूर देखें। अब ये आपका समघातल निकल गया, इसके बाद आपको विशेषण निकालने का कार्यक्रम चालू करना है। मतलब जो हमने इसमें विशेषण निकाला ना, वो आपको इसके बाद वो काम करना चाहिए। ठीक है, हमने केवल विशेषण निकालना था वहां पे, इसलिए हमने वहां पे समघातल नहीं निकाला था। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूर्ण हल निकालने बोल रहा है तो आप समघातल इस तरीके से निकालेंगे। बीच की थ्योरी पूरा लिखना है, था समघातल होगा, हमारे पास ये समीकरण दिया गया है, ऐसा वैसा करके पूरा थ्योरी आपको लिखना है। तो जब समघातल भी निकल गया उसके बाद पूर्ण हल निकालने का पूरा कार्यक्रम आप करेंगे। जब आपका पूर्ण हल निकल जाएगा, ठीक है ना, अल्फा आर नहीं, इसको ए आर लिखते हैं, ए आर पी करके पूर्ण हल निकल जाएगा उतना ऐसे करके, सॉरी गलत बोल दिया, मतलब जब आपका ये समघातल निकल जाएगा उसके बाद आपको विशेष हल निकालना है, इसको विशेष हल बोलते हैं। ये जो P लिखा है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए लिखा है, ये H लिखा है वो होमोजेनियस सॉल्यूशन के लिए लिखा है। अब ये जब आपका होमोजेनियस सॉल्यूशन यानी कि समघातल जब निकल जाएगा फिर आप विशेष हल निकालेंगे, विशेष हल भी निकल जाएगा, तब आप अतः करके लिखेंगे पूर्ण हल। तो पूर्ण हल में आपको क्या लिखना है, ए आर करके लिखना है, जो कि ए आर एच और ए आर पी का योग होगा, यानी दोनों को जोड़ करके आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए दोनों को जोड़िए, क्या होगा बताइए। नीचे लाइन में आपको लिखना है, इसको लिख देना बस, A1 -3 की घात में आर, A2 -2 की घात में आर प्लस 1/4 आर स्क्वायर 17/24 आर 1/15/288, ऐसे पूरा लिख देना है आपको, पूरा दोनों को कंबाइन करके आपको लिखना है। ठीक है, और फिर आपका ये पूरा आंसर आ गया, ये पूर्ण हल। ठीक है, इसमें समघात हल और विशेष हल का योग हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अब भी कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, पहले तो आप बहुत सारे सवालों का प्रैक्टिस करें और हम आशा करते हैं कि ये आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा आज का ये वीडियो। कल जो पिछला वाला वीडियो और आज वाला वीडियो मिला करके हमने पूरा कंप्लीट इसको पढ़ लिया है, इसके समघात हल, विशेष हल, पूर्ण हल को कैसे ज्ञात किया थे सब हमने पढ़ लिया है। अगले कक्षा में हम पढ़ेंगे जनक फलन की विधि से हल, यानी जनक फलन की मदद से हम कैसे सॉल्व करते हैं अंतर समीकरण को, वो ज्ञात करना सीखेंगे। उससे भी एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है, गारंटी के साथ एक क्वेश्चन आता है। सो अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो जल्दी से आए तो इस पर आप बहुत सारे लाइक्स, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे शेयर्स करें, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है। अभी 52-53 मिनट 54 मिनट से मैं लगातार खड़े होकर के यहाँ पे समझा रहा हूँ। अच्छा, इतना समझाने के लिए मेरे को पहले मेहनत करनी पड़ी, बहुत पढ़ा मैंने, हालांकि पढ़ा तो मैंने पहले भी था लेकिन रिवाइज करना पड़ता है समझाने के लिए, ताकि वीडियो बनाते समय कोई त्रुटि न रह जाए, इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी इक्का दुक्का छोटी मोटी त्रुटियाँ हो जाती हैं, तो आप उनको ध्यान रख के सुधार करें, मुझे भी बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छे से ध्यान रख सकूं और आपके द्वारा अच्छा रिस्पांस मिले, यही आशा है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, व्यूज़ बढ़ेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे, शेयर्स बढ़ेंगे और सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो हमें एक प्रोत्साहवर्धन होता है, हमारा एक अलग ही शक्ति मिलती है हमको, तो हम आगे के वीडियोस बनाने के लिए अधिक प्रेरित होते जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में, और थैंक यू सो मच।